जो हर फर्ज निभाती है, जो हौसलों से उड़ान भरती है, वो है नारी शक्ति। कभी बेटी बनकर आंगन महकाती है तो कभी बहन बनकर प्यार से समझाती है, वो है नारी शक्ति। कभी पत्नी बनकर जिंदगी भर साथ निभाती है तो कभी मां बनकर बच्चों को संवारती है, वो है नारी शक्ति। खुद के अरमानों को दबाकर सबके सपनों को देती है उड़ान, वो है नारी शक्ति। आज की नारी शक्ति किसी से नहीं है कम, हर एक क्षेत्र में अपना दमखम दिखाती है। टीचर बनकर पढ़ाती है, डॉक्टर बनकर बचाती है, हवा में जहाज उड़ाती है, सेना में बहादुरी दर्शाती है, वो है नारी शक्ति। हेलो, वुमेन्स डे के वीकेंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज बात नारी शक्ति पर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। चाहे घर हो, समाज हो या देश हो, इनके विकास में आधी आबादी का अहम योगदान रहा है। नारी शक्ति अपने संकल्प, जोश और हौसलों के चलते देश और दुनिया को दिशा देती रही है और इसका एक बड़ा माध्यम प्रशासन रहा है, जो आदिकाल से ही आज तक विकास का दस्तावेज लिखता रहा है। आज बात करेंगे इस व्यवस्था में महिलाओं का क्या योगदान रहा, खास तौर से आज़ादी के बाद कैसे देश की महिलाओं ने प्रशासन में उच्च स्थानों पर अपना दमखम दिखाया है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कुछ दिव्यांग महिला अफसर देश की सेवा में लगातार जुटी हैं। आधुनिक भारत में महिलाएं सरकार में उच्च पद पर आसीन होती आई हैं। मसलन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल वगैरह। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन और फिर बड़े बड़े ओहदों पर लोहा मनवा चुकी हैं महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग समानता एक समावेशी और जवाबदेह लोक प्रशासन के मूल में है। रिपोर्ट कहती है कि लोक प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से सरकार के कामकाज में सुधार होता है, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है और सार्वजनिक संगठनों में जनता का विश्वास भी बढ़ता है। 1951 में अन्ना राजम जॉर्ज देश की पहली महिला IAS ऑफिसर बनी। महिलाओं ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने में एक लंबा सफर तय किया है। फिर चाहे वो अन्ना राजम जॉर्ज हो, जिनको 1951 में मेरिट में ऊंचा दर्जा हासिल करने के बाद विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, पर साथ ही उनकी नियुक्ति इस शर्त पर की गई थी कि विवाह करने पर उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। लेकिन वक्त के साथ नियम कानून बदले और महिलाओं का प्रशासनिक पदों में नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह खुल गया। और जब देश को इसके सुखद परिणाम मिले और मौका मिलते ही महिला IAS अफसरों ने देश के अलग अलग प्रांतों में लीग से हटकर नई इबारत लिखी। मसलन दिव्यांग होने के बाद भी इन महिलाओं ने मिसाल कायम की है। प्रांजल पाटिल महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं। उनकी UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 773 आई थी, जिसके बाद प्रांजल के सपनों को पंख मिले और वो देश की पहली नेत्रहीन अफसर बिटिया बन गई। इरा सिंघल, उत्तर प्रदेश की इरा सिंघल को IAS के पद तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इरा सिंघल शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जिसकी वजह से वो सही से नहीं चल पाती हैं। इरा सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर हैं। इरा सिंघल को आज एक प्रतिबद्ध, समर्पित और कड़ी मेहनत करने वाले अफसर के रूप में जाना जाता है। श्वेता बंसल को लोकोमोटर विकलांगता है। उनको 6 साल की उम्र में सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। श्वेता ने 2012 में सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लिया और 769 रैंक हासिल करने के बावजूद उन्हें IFS में दाखिला नहीं मिला। फिर कोर्ट की लड़ाई के बाद उन्हें अपना हक मिला और आज वे एक सफल IAS अफसर हैं। उम्मुल खेर, 6 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी के बाद भी उम्मुल का हौसला नहीं टूटा। राजस्थान की रहने वाली उम्मुल खेर दिव्यांग पैदा हुई थी। IAS ऑफिसर उम्मुल बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। झुग्गी में रहने वाली उम्मुल के लिए IAS बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन आज उम्मुल एक सफल IAS अधिकारी हैं।
इन सफल महिला अफसरों की कहानियां ये साबित करती है कि अगर किसी भी नागरिक को शिक्षा, अवसर और प्रोत्साहन मिले तो जमीनी तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदली जा सकती है। अमृता, आज खास दिन है तो हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुटा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ी हैं आज के इस खास एपिसोड में आईएएस अधिकारी ईरा सिंघल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर ईरा सिंघल की कहानी से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। ईरा की कहानी कुछ ऐसी है जैसे किसी चमत्कार के सच होने जैसा। आम आदमी के लिए ईरा सिंघल की कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो अपनी किसी शारीरिक कमी की वजह से आगे बढ़ने से हिचकिचाती हैं। लेकिन ईरा उन सभी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और ये प्रेरणा आज हमारे साथ संसद टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है। ईरा, बहुत स्वागत है आपका। और जो हमारा एपिसोड है आज डेडिकेटेड है वुमेन्स को, और इस लिहाज से भी आपका बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्ते। ईरा, सबसे पहला आपसे यही सवाल है, वुमेन्स डे चूंकि स्पेशल हम ये सेगमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, सबसे पहला मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी, एक महिला होने के मायने, एक महिला जो कि सारी परेशानियों के बावजूद एक मुकाम हासिल करती है, उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल आप हैं। आपकी नज़र में एक महिला होने के मायने क्या हैं? मेरे ख्याल से महिला होने के मायने मैं ऐसे देखती हूँ कि आप एक अच्छा इंसान हैं, आप दुनिया में कुछ पॉजिटिविटी फैलाते हैं, दुनिया में कुछ आपके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ्स को बेटर करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली सैक्रिफाइस करते रहें। अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए आसपास के लोगों के भी जीवन को बेहतर करना, मैं यही एक महिला होने को मानती हूँ। ट्रेडिशनली हम ये सोचते आए हैं कि सिर्फ सैक्रिफाइस करते रहो और अपने लिए कुछ नहीं मांगो, पर मुझे लगता है कि ये भी कहीं गलत है, क्योंकि शायद अगर आप अपने लिए नहीं मांगते हैं तो आपकी जो और दुनिया को देने की काबिलियत है वो कम हो जाती है। तो मेरे लिए अपने लिए अपनी इच्छाओं को पूरे करते हुए अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ पॉजिटिव करना और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना, ये मैं सोचती हूँ कि एक महिला होने का मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद ईरा यूपीएससी की सामान्य श्रेणी में टॉप करने वाली देश की पहली प्रतिभागी हैं। ईरा वर्तमान में विकलांगता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और पूरे देश की ब्रांड एम्बेसडर हैं एक तरीके से। हम देखते हैं कि आमतौर पर जब चुनौतियां होती है या विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हम अपना मार्ग बदल देते हैं, लेकिन आपको चुनौतियों ने और विपरीत परिस्थितियों ने ही आईएएस ऑफिसर बनाया। क्या ये बात सही है? शायद कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैंने खुद लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी थी कि मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ के और लोगों की लाइफ में से एटलीस्ट कुछ हिस्सा इन प्रॉब्लम्स का हटाना है। तो ये कहीं तक सच है। एंड शायद मेहनत करने की भी जो आदत है और जो मेहनत करने की का तरीका सीखा, वो शायद उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही सीखा। जी, अगर माना जाता है आदमी की लाइफ में तो आदमी उतनी मेहनत भी नहीं करता है। जी, माना जाता है कि ये आपके क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया था और कर्फ्यू कौन हैंडल कर रहा है, कौन उस पर छूट दे सकता है, तो बताया गया कि डीएम वो अधिकारी हैं और आपने तब से निश्चय कर लिया कि एक दिन आप भी उच्च अधिकारी बनेंगी, डीएम बनेंगी, आईएएस ऑफिसर बनेंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। तो मेरे बचपन में 2-3 बार हमारे शहर में कर्फ्यू लगा एंड उस समय आपको एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाल रहा है, कितनी जिम्मेदारी है, वो सब पता चल रहा था। और साथ में शायद पॉजिटिव ये भी था कि मैं स्कूल की किताबों में भी उसके बारे में पढ़ रही थी जी, कि सर्विसेज क्या होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो शायद वो कनेक्ट कर पाना भी आसान था उस स्टेज पे, और वहीं से मुझे भी लगा कि मुझे भी ऐसा ही काम करना है जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, बिल्कुल, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो आईएएस बनने के पीछे ये थी आपकी प्रेरणा। लेकिन ये भी कहा गया कि 3 बार सिलेक्शन होने के बाद भी आपको पोस्टिंग के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, आपको आयोग के खिलाफ एक तरीके से कोर्ट में जाना पड़ा और ये जंग आखिरकार आपने जीती। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, और क्या इस दौरान कभी कभी ऐसा लगा कि आपका हौसला टूटा है, या फिर इन परिस्थितियों से आप लड़कर
निखर कर और मजबूती के साथ सामने आई? मेरे एक्चुअली अगर आप हमारे देश में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो शायद बचपन से आपको आदत पड़ जाती है स्ट्रगल करने की। और मैं पूरा जीवन किसी ना किसी बात पे हमेशा स्ट्रगल रहा ही है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है लोगों की एक्सेप्टेंस आपको। जी। लोग आपको एक मौका देने को ही तैयार नहीं होते। और ये मैं बचपन से देखती आ रही थी, तो शायद ये भी वो एक था। हाँ, यहाँ पे ये जरूर था कि इस मुकाम पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि यहाँ भी वो चैलेंज आएगा। टूटने का तो ऑप्शन वो कभी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बचपन से आप लड़ते आ रहे थे। जी। मैं ये मानती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ मैं उतना करूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। बट एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से कोई रिग्रेट ना रखूं, अपनी तरफ से कभी मैं अपने आप को ये मौका ना दूं कि अरे मैंने उस समय वो जो मैं कर सकती थी वो नहीं किया। तो शायद मैं इसी एटीट्यूड से उस स्ट्रगल को आगे लेके चली, उस स्ट्रगल को मैंने झेला। एंड मुझे नहीं पता था क्या रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं पता था कि कोर्ट में जजमेंट क्या आएगा और कितने सालों में आएगा। बट मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कर रही थी कि जो मैं कर सकती थी, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, मेरी तरफ से मेरी कोशिश पूरी हो, ताकि बाद में मुझे कभी ये ना सोचना पड़े कि मैंने वो मौका छोड़ दिया। जी, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन से परफेक्शन का भी आप जीवंत उदाहरण हैं। लेकिन खबर तो ये भी है कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास कर ली थी। बात की जो कवायद है उसके लिए तो आपको लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। हाँ, हाँ। तो कैसा लगता है जब पहली दफा आप परीक्षा पास कर लें, आपको लगता है कि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई, लेकिन वहां से ही आपके लिए चुनौतियां शुरू हो गई? जी, पर मेरे जीवन में ना हमेशा ही ऐसा होता है। शायद मुझे आदत सी है कि जो चीज किसी और की जिंदगी में आसानी से हो जाती है, मुझे कभी आसानी से नहीं मिली। जी। मुझे हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा है, और मेरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो शायद उसको झेलने की भी आदत हो गई है, और शायद एक एटीट्यूड भी बन गया है कि आप प्रॉब्लम आएगी, उसे झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि भाग के भी क्या मिल जाएगा। अगर आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे, उससे भाग जाएंगे, तो आप क्या अचीव करेंगे। और जीवन में बिल्कुल। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है। और मैं शायद ये भी मानती हूँ कि जो चीज आसानी से मिल जाती है शायद उसकी कदर भी नहीं होती है। क्या तो बात है। अगर मुझे मुश्किल से चीजें मिलती हैं तो शायद उनकी कदर भी मैं ज्यादा कर पाऊँ, जी। और मैं उनको ज्यादा संवार पाऊँ, और ज्यादा उनका यूज कर पाऊँ। तो शायद मैं यही सोच लेके आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल, इरा, आपकी जो कहानी है वो बहुत ही प्रेरणा देती है। और ना सिर्फ मतलब मैं भी बहुत उससे प्रेरणा ले रही हूँ। इस समय लाखों लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं आपसे न जाने कितनी प्रेरणा ले रही हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में। और आपके लिए ये लाइनें मेरे मन में आ रही हैं प्रतिबिंब, कि लाख आंधियाँ आईं, लाख तूफान आए, जो फूल खिलने थे वो खिलकर रहेंगे। और आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं इरा। लड़कियों के लिए आपका संदेश क्या है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम प्रशासन की बात करें, अभी भी हम देखते हैं जो परसेंटेज है वो कम है, 5% के आसपास, और गैर सरकारी में 10% के आसपास। ये आंकड़े थोड़ा सा मायूस करते हैं। आप जैसी लड़कियां हैं जिन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और जो न जाने कितनी हजारों लाखों लड़कियों को प्रेरित कर रही हैं, लेकिन ये फिगर और आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या जरूरी मानती हैं? मैं ये मानती हूँ, पहली चीज तो शायद हर लड़की को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ज्यादातर लड़कियां ये सोचती हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है, हम उससे अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को हमारे बारे में बताने का श्रेय दे देते हैं। जबकि मैं ये मानती हूँ, आपके टैलेंट को सिर्फ आप जानते हैं, आपके जूतों में कोई और नहीं चला है, आपके एक्सपीरियंसेस किसी और के नहीं है, आपकी सोच किसी और की नहीं है, और आपसे अच्छा आपको कोई और नहीं जानता। तो कोई और अगर आपके जीवन को डिफाइन करने लगेगा, आपकी एबिलिटीज को डिफाइन करने लगेगा, और आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं ये डिफाइन करने लगेगा, तो शायद आप उनकी सोच तक ही रह पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत पीछे हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने लिए खुद सोचो, अपने आप को खुद से इवैल्यूएट करो, और अपने लिए खुद प्लान्स बनाओ। दुनिया पे निर्भर रहोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए जितना चाहती है उतना ही पा पाओगे। और कोई और किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी के लिए उतना सोचे और किसी को उतना प्रोत्साहित करे। तो शायद खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, खुद को ही प्रोत्साहित करना पड़ता है। और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होता है कि आप अपने ही चीयर लीडर खुद बने,
तो मैं सब लड़कियों से बस ये कहना चाहूंगी कि तुम में भी काबिलियत है कि तुम दुनिया में कुछ बड़ा कर सको। सिर्फ तुम्हें खुद से ये मानना पड़ेगा, जी। सिर्फ तुम्हें अपने लिए ये मानना पड़ेगा और तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोच के, बिना विश्वास के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस दिन तुम खुद के लिए मान लोगे कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ आगे बढ़ सकते हो, या तुम्हारा लेवल क्या है, तुम उसी लेवल तक पहुंच पाओगे। तो अपने लिए बड़ा सोचो, अपने लिए ऊंचा सोचो, मेहनत करो, एंड मेहनत का कभी रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता, मेहनत हमेशा फल देती है। तो जो तुमने अपने लिए सोचा है, मैं मानती हूँ कि आप अचीव कर सकते हैं। बस सिर्फ अपनी सोच और अपने जी। लिए, अपने एटीट्यूड की बात होती है। और अमृता ने जो कविता की पंक्तियां सुनाई हैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो फूल कांटों पर खिला करते हैं वो ज़्यादा महका करते हैं, और आप उन फूलों में से एक हैं। आपके सामने चुनौतियां आई, शुरुआती चुनौती आ गई, इसलिए क्या आपके लिए पद पर काम करना थोड़ा सा आसान हो गया है? इसलिए आप बहुत सारे विभागों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है आसान हो गया है। जो सर्विस में आके लोगों को मुश्किलें आती हैं वो शायद मुझे भी आती हैं। जी। बस ये है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाती हूँ, क्योंकि शायद उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं बचपन से ये मानती थी कि अगर मुसीबत आई है तो तुम अगर जेन्युइनली उसकी तरफ मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट भी आएगा, और शायद इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, और मैं जो कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ कर पा रही हूँ अपने जॉब में। बिल्कुल। तो मेरे और ख्याल एक से बात और ये होती ज्यादा है, श्रेय होगा कि किसी आप अपना भी पॉजिटिव अगर एटीट्यूड बना के चलते हैं जी तो वो आपको ज्यादा आगे ले जाता है। आजकल आप खुद एक रोल मॉडल हैं, और विशेष तौर पर लड़कियों के लिए। क्या आपके जीवन में भी कोई रोल मॉडल रहा है जिसको देखकर आप आईएएस बनना चाहती थी या फिर आईएएस बनी हैं? कोई लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया है किसी व्यक्ति विशेष से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर? नहीं, व्यक्ति विशेष एक तो नहीं है, पर मैं सच बताऊं तो मैं अपने जीवन में हर किसी से प्रेरणा लेती हूँ। मैं जिसके बारे में भी सुनती हूँ या जिससे भी मिलती हूँ, मैं उन सब में कुछ अच्छाई देख पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मैं अपने जीवन में भी लाऊं। तो शायद मैं हमेशा बचपन से सोचती थी कि मैं स्वतंत्रता जी। सेनानी नहीं बन पाई, तो कोई बात नहीं, उसके बाद और भी कुछ बचा है, उसकी कहानी को आगे भी ले जाना है, तो शायद उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जी। एक जना तो नहीं, पर मैंने बहुत लोगों से इंस्पिरेशन ली है, बहुत स्टोरीज से, और मैं छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, आज भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई आपको कुछ सिखा सकता है अगर आप चाहते हैं सीखना। तो एक तो नहीं, बट बहुत लोगों से मैं जिनसे लाइफ में मिली हूँ, सबने मुझे किसी ना किसी लेवल पे इंस्पायर किया है। जी, ये ना बहुत सुंदर बात आपने की कि आपकी जो प्रेरणा है वो हर किसी से है और आप सबकी अच्छाइयों को देखती हैं, और ज़िंदगी की इसी खूबसूरती और अच्छाई को आपने देखा जो आपके जीवन में झलकती है। इरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि जब महिलाएं कुछ करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, उन पर जिम्मेदारी चूँकि चौतरफा होती है, घर संभालना है, परिवार संभालना है, अगर बाहर जा रही हैं तो बाहर भी संभालना है। ऐसे में अभी कुछ फिगर्स आए थे कि कोरोना काल में जो ड्रॉप आउट हुआ है जॉब से, उसमें वुमेन्स की, मतलब महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाओं ने नौकरी छोड़ी और घर पर बैठने को मजबूर हुई। कोरोना काल के बाद जब वापस कार्यस्थल पर पहुंची तो उनमें महिलाओं की संख्या काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए जो परिवार है, जो घर है, उसका योगदान कितना ज़रूरी आप मानती हैं? क्योंकि उनकी सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सच है ये, और मैं ये सोचती हूँ कि इंसान खुद 50% और 50% उसका परिवार जिम्मेदार होता है कि वो कहाँ तक पहुँच पा रहा है। और ट्रेडिशनली लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है। इनफैक्ट मैं जितने भी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सपोर्ट के लिए, वो ज़्यादातर यही होता है लड़कियों की कहानी कि हमारे परिवार वाले हमारे बारे में ऊंचा नहीं सोचते और हमारे परिवार वाले हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और महिलाओं के केस में क्योंकि आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी भी बहुत आ जाती है, तो अगर आप बाहर जाके काम करना चाहती हैं तो परिवार का सपोर्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके स्पाउस का, आपके इन-लॉज का, और शादी से पहले आपके पेरेंट्स का। तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी सक्सेस में 50% उनका सपोर्ट और 50% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं बहुत लकी थी, मुझे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव मिले जी। और शायद मतलब मेरे हिसाब से मेरी जो भी मैं बनी हूँ वो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है।
और मैं एक जॉइंट परिवार में बड़ी हुई हूँ, तो मेरे तो पूरा परिवार, एक एक्सटेंडेड परिवार को जी। मैं पूरा श्रेय दूंगी मेरे माँ बाप के बाद। एंड महिलाओं के साथ जो ये हुआ है कोरोना काल में, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल। कि तुम इस टाइम पे, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चे जी। पूरा दिन घर पे थे, तो तुम हम तुम्हारे बच्चों को पालने में बिल्कुल रीना सपोर्ट जी, आपने करेंगे। बिल्कुल सबसे सही बड़ा कहा कि 50% परिवार का और 50% खुद आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में प्रतिबिंब अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं, समाज की भी है। कहा भी जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारी की पूजा होती है, देवता उस पावन धरा पर ही रहते हैं। और इस मंत्र को साक्षात करते हुए नारी शक्ति की महिमा का मंडन कराता है ये महिला दिवस। जी हाँ, और इसी को समर्पित एक गीत है। ये गीत दक्षिण भारत से संबंध रखने वाली और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली गायिका एस.जे. जननी ने कंपोज करके स्वरबद्ध किया है। जाने माने लेखक जनक कविरत्न द्वारा लिखित ये गीत नारी शक्ति सभी महिलाओं को समर्पित है। ब्रेक पर चलते चलते आपको सुनाते हैं ये खास गीत। नारी शक्ति ना ही रुके ना ये झुके, ठान ले जो मन में तो झूले आसमान। हर पल यहाँ ये वीरांगना करती सुरक्षा, दुख भी सहे चुप भी रहे फिर भी सदा वो हंसती रहे। कभी पर्वतों से अटल उसके इरादे, कभी नदिया की कलकल सी लोरियां सुनाए। कभी पर्वतों से अटल उसके इरादे, कभी नदिया की कलकल सी लोरियां सुनाए। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम अब बात करेंगे आज के इतिहास की। बिल्कुल प्रतिबिंब, इतिहास जो है वो हमारे वर्तमान को बनाता है, और इसलिए वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। इसलिए हर रोज हम लेकर आते हैं इतिहास के पन्नों में क्या है खास। 5 मार्च वर्ष 1913 में गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने ख्याल गायकी को पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधी सदी तक गंगूबाई शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रहीं। गंगूबाई हंगल ने कई बाधाओं को पार कर अपनी गायकी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। इनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1971 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 5 मार्च वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। नमक आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया। गांधी जी को वर्ष 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया। इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला किया। यह पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इस समझौते के साथ ही भारतीयों को नमक बनाने और शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने समेत कई अधिकार मिले। और प्रधानमंत्री की बात करें प्रतिबिंब, तो 2022 का जो बजट है उसमें एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, जिसमें पहला है हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। और इसी के मद्देनजर बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आने वाले समय में देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है।
और हम बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और वही भविष्य के नेशन बिल्डर भी हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। क्या है डिजिटल यूनिवर्सिटी, कैसे काम करेगी और डिस्टेंस लर्निंग से ये कितनी अलग होगी, आइए जानते हैं। छात्रों को अब नहीं होगी कट ऑफ की समस्या और ना ही होगी सीट की टेंशन, यानी घर बैठे छात्रों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, क्योंकि अब देश में खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी तरह से वर्चुअल यानी ऑनलाइन मोड पर होगी। देश के किसी कोने से स्टूडेंट्स यहां एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी से अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाएंगे। साथ ही अलग अलग विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर डिजिटल यूनिवर्सिटी छात्रों को डिजिटल तरीकों से सीखने में सक्षम बनाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इससे देश की सभी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्मेट पर होगी, जो हब एंड स्पोक मॉडल नेटवर्क पर काम करेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए देश की विभिन्न भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी के जरिए छात्रों को इंडियन सोसाइटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी में देश की टॉप यूनिवर्सिटी को जोड़ने की योजना है। इससे छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए कई टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज करने का मौका मिल जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में सीटों की समस्या से पूरी तरह से समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी, जिससे रोजगार की भी अपार संभावनाओं का विस्तार होगा। और अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जुनून होना बेहद आवश्यक है और तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खतरों से खेलना बेहद पसंद है। बिल्कुल, इनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। केरल की रहने वाली विद्या राजू के लिए सांप उनके बच्चों के समान हैं। कैसे, आप जानना जरूर चाहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। केरल एक ऐसा राज्य जहां तक नजर जाएगी सिर्फ प्राकृतिक नजारे और हरियाली फैली हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जैव विविधता के मामले में भी केरल का कोई सानी नहीं है। तरह तरह के जीव जंतु यहाँ आसानी से नजर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक है सांप। सांप को देखते ही लोग अक्सर या तो डर के मारे भागने लगते हैं या फिर उसे मारने लगते हैं। लेकिन केरल की रहने वाली विद्या राजू के लिए सांप उनके बच्चों के समान है। अब तक वो हजारों सांपों को रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों तक छोड़ चुकी हैं। विद्या राजू केरल के कोची में सांप पकड़ने के लिए मशहूर हैं। सांप पकड़ने के लिए रोज 2 से 3 फोन कॉल उनके पास आते हैं। 60 साल की विद्या पिछले 25 वर्षों से सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों को जीवन देने का काम कर रही हैं। विद्या अब तक 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। मूल रूप से
बिहार की रहने वाली विद्या वर्तमान में अपने पति रिटायर्ड कमांडर NVS राजू के साथ कोच्चि में रहती हैं। अक्सर जब कहीं सांप घर मोहल्ले में देखा जाता है तो बस एक फोन कॉल पर उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। करीब 20 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। पहले इंडियन नेवी में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी, अंदर में ही हम करते थे, जहाँ कॉलोनी में हम रहते थे, वहीं पे मैं जो सांप घर के अंदर आ गया तो निकाल के बाहर छोड़ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी एक्सपीरियंस होता गया और मैं भी और बाहर से भी लोग बुलाने लग गए और ये करती हूँ। विद्या के पति की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उन्हें हर 3 साल में ट्रांसफर का सामना करना पड़ता था। इस वजह से विद्या को देश भर के कई शहरों में एनिमल रेस्क्यू करने का मौका मिला। विद्या को कई बार सांप काट चुके हैं। उनका कहना है कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते। अब तक वह सांप पकड़ने में इतनी माहिर हो गई हैं कि उन्हें सांप रेस्क्यू करने वाले रिसोर्स पर्सन की सूची में शामिल कर लिया गया है। वो अकेली ही बड़े से बड़े अजगर तक को काबू कर लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमृता, जानवरों को ये पता होता है कि कौन उनको मारने आ रहा है और कौन उनको बचाने आ रहा है। बिल्कुल, ये सेंस उनके पास होता है और इस सेंस को भी भापना बहुत बड़ी बात है और मानना पड़ेगा इनके इस हौसले को, इनकी काबिलियत को। और प्रतिबिंब अब नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे संसद संवाद, 9:30 बजे ग्लोबल डिबेट, शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। और रात 8 बजे आज की खबर। 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव और 9 बजे द न्यूज। और 9:30 बजे द डिफेंडर्स देखना ना भूलें। तो प्रतिबिंब, आज के इस स्पेशल सेगमेंट को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक शुभकामना जरूर देना चाहेंगे महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को जो अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया कर गुजरने की कोशिशों में जुटी हैं। यहाँ हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी सोमवार को, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।